दोस्तों, मैं अलका स्वागत करती हूँ आपका अपनी एक्सीलेंस फैमिली में, जहां आज हम डिस्कस करने वाले हैं औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र हमारा पार्ट नंबर यहाँ होगा 3। ठीक है, पार्ट 2 हमारा था यहाँ पर। पार्ट 2 हमने कल पढ़ा था कृषि क्षेत्र और आज हम पढ़ेंगे औद्योगिक क्षेत्र। हमारा क्वेश्चन यहाँ बनता है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर, मतलब जब देश आजाद हुआ था उस समय हमारे देश का औद्योगिक क्षेत्र कैसा था। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत के औद्योगिक क्षेत्र का वर्णन करो। कुछ इस तरीके से हमसे क्वेश्चन वो पूछ सकता है, मतलब औद्योगिक क्षेत्र को वो किसी भी तरीके से घुमाकर पूछे तो हमारा आंसर क्या होगा, जो आज हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो औद्योगिक क्षेत्र कैसा था, देखो क्या लिखा है कि कृषि की भांति औपनिवेशिक व्यवस्था के अंतर्गत भारत एक सुदृढ़ औद्योगिक आधार का विकास भी नहीं कर पाया। अब भांति का मतलब होता है यहाँ पर तरह, कृषि की तरह, और सुदृढ़ का मतलब होता है यहाँ मजबूत, मतलब मजबूती के साथ टिका रहे ऐसा उद्योग नहीं स्थापित हो पाया था। तो जिस तरीके से हमने पढ़ा था कि कृषि में अंग्रेजों ने कितनी तरह की प्रणालियां चलाई थी, रैयतवाड़ी, मालवाड़ी, है ना, बंदोबस्त, जिसे सूर्यास्त प्रणाली भी कहा जाता है, इस तरह की उन्होंने पद्धतियां चलाकर कभी भी कृषि क्षेत्र का विकास होने ही नहीं दिया। उन्होंने कृषि क्षेत्र का विकास केवल और केवल अपनी देश की अर्थव्यवस्था के लिए कराना चाहा। जैसे उन्होंने किसानों को इतना मजबूर कर दिया था कि किसान लोग जिस भी उपज की पैदावार करना चाहते थे, जिस भी फसल का वो उत्पादन करते थे या जो भी फसल वो बोते थे, वह केवल और केवल ब्रिटेन के लोगों के लिए, अंग्रेज लोगों के लिए ही थी। मतलब वो उस फसल का अपने लिए तो उपभोग भी नहीं कर पा रहे थे। इस प्रकार से उनकी नीतियां थी। कुल मिला के उन्होंने ऐसी फसल की पैदावार करने को उन्हें मजबूर किया जिनका केवल वो निर्यात कर सके, ना कि अपने लिए वो उपभोग कर सके। ठीक, फिर आगे लिखा है देश की विश्व प्रसिद्ध शिल्प कलाओं का पतन हो रहा था। पतन का मतलब होता है किसी चीज का निरंतर गिर जाना, है ना। पतन का मतलब होता है किसी चीज का निरंतर गिर जाना या वह चीज समाप्ति की ओर चली जाना। तो हमारा यहाँ पे जो शिल्प कला है, इस वर्ड को हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरा चैप्टर ही इस शिल्प कला को लेकर शुरू होता है। शिल्प कला से ही उद्योगों के बारे में हमें समझ आएगा। तो सबसे पहले शिल्प कला को समझ लेते हैं, ताकि हमें कुछ सीमा तक हम ये चैप्टर समझ आ जाएगा शिल्प कला को लेकर। तो शिल्प कला क्या है? शिल्प कला, जिसे हम हस्तकला भी कहते हैं, हस्तकला। अब शिल्प कला या हस्तकला ये एक ऐसा काम था, यह एक ऐसा कार्य था जिसने विश्व में भारत को प्रसिद्धि दिलाई थी। मतलब कि हम कह सकते हैं कि शिल्प कला और हस्तकला से भारत विश्व में प्रसिद्ध था। अब हस्त मतलब क्या होता है? हाथ। तो हाथों की कारीगरी से बनाई हुई वस्तु को हस्तकला कहा जाता है। यहाँ पर हस्तकला का अगर कोई आपसे अर्थ पूछे तो आप बता सकते हो हाथों की कारीगरी से बनाई गई वस्तु, हाथों की कारीगरी से बनाई गई वस्तु हस्तकला कहलाती है। बनाई गई वस्तु, हाथों की कारीगरी से बनाई गई वस्तु हस्तकला कहलाती है। तो हमारे भारत के नागरिकों में इतना टैलेंट था कि वह अपने अदृश्य स्पर्श से एक बेजान धातु में आकर्षक ला देते थे, उसको इतना अच्छा बना देते थे वो कि विश्व में हम फेमस हो गए थे और बड़े पैमाने पर उनकी मांग की जाने लगी थी। हस्तकला से हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी चल रही थी। जैसे हस्तकला के अंदर अगर आप सोचो कि यार हस्तकला का मतलब तो हमें समझ आ गया कि हाथों की कारीगरी से बनाई गई कोई वस्तु, लेकिन कौन सी वो वस्तु होगी? तो आप सोचो उस समय लकड़ी से विभिन्न तरह की वस्तुएं बनाई जाती थी। जो पत्थर होता था, पत्थर से तरह तरह की मूर्तियां बनाई जाती थी। कांच आदि ऐसी वस्तुएं थी जिनको तरह तरह का आकार दिया जाता था और एकदम आकर्षक बना दिया जाता था। ठीक है, तो ये है हस्तकला। हाथों की कारीगरी से बनाई गई वस्तु हस्तकला के अंदर आती है। और हस्तकला ने हमारे देश को विश्व में एक सर्वोच्च स्थान दिलाया था, विश्व में प्रसिद्धि दिलाई थी, विश्व में प्रसिद्ध किया था भारत को हस्तकला ने। ठीक, फिर हुआ ऐसा कि जैसे जैसे
अंग्रेजों ने देखा कि भारत किस चीज से प्रसिद्ध होता जा रहा है। हमें पता चला, हमें लगता है ना कि जैसे आज नॉर्मली भी हम देखें कि अगर हम कोई काम अच्छा करते हैं, हम उसमें फेमस होते जाते हैं, तो हमारे पड़ोसी को ही अच्छा नहीं लगता, तो वो तो देश हो गया, तो एक देश दूसरे देश को कैसे आगे बढ़ने दे सकता है। तो क्या किया, अंग्रेजों ने देखा कि भारत किन चीजों के कारण प्रसिद्ध हो रहा है, तो सबसे पहले उसने उसी पर अटैक किया। उसने देखा कि हस्त निर्मित चीजें कैसे वो बना रहा है, तो उसने उन चीजों को अपने यहाँ बनाना शुरू किया और अपने देश में मशीनों से उसने उस वस्तु को बनाया। जैसे जरूरी नहीं है कि ये कांच या लकड़ी और उसके अलावा पत्थर का ही काम करता था, हाथों से कपड़ा भी बुनता था भारत, है ना, हाथों से कपड़ा भी बनाया जाता था। तो अब अंग्रेजों ने देखा कि ये हाथों से कपड़ा बना रहे हैं, तो क्यों नहीं हम इनके देश से कपास क्या करें, आयात करें और इनको क्या करें, सस्ती दर से और गुणवत्ता युक्त वस्तु उपलब्ध कराए, है ना। यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे ये हो गया ब्रिटेन और ये हो गया भारत, ठीक है। यहाँ पर हम ब्रिटेन के कुछ अंग्रेज सैनिक बना देते हैं, या औपनिवेशिक शासन के अंदर जो भी उनको गाइड करने वाले व्यक्ति होते थे, जिसकी भी सरकार होती थी उस समय, हम कुछ बना लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम भारत के कुछ सरकार के चित्र बना लेते कि ये सरकार है, ये ऐसे डिसीजन लेती थी, या भारत के कुछ व्यक्ति बना देते हैं। तो हुआ ऐसा कि ब्रिटेन के इन लोगों ने सोचा, कि ये जो भारत है वह किन वस्तु से प्रसिद्ध हो रहा है। तो इसने देखा कि यहाँ पर बहुत ही हाथों से बहुत ही अच्छी कारीगरी की जा रही है। तो उसने सबसे पहले कपड़े पे नजर रखी कि हाथों से कपड़ा बुन रहे हैं, तो क्यों ना हम इनके देश से कपास का क्या करें, आयात करें, ठीक है। फिर इस कपास से हम क्या करें, कपड़ा बनाएं और इस कपड़े को सस्ती व गुणवत्ता युक्त दर पर तैयार करें, जिससे भारत के लोग क्या करेंगे, भारत में इसे निर्यात करें। समझना बात को, ब्रिटेन के इन लोगों ने सोचा कि हम भारत से क्या करें, भारत से कपास आयात करें, उसका कपड़ा बनाएं, सस्ती व गुणवत्ता युक्त दर पर से तैयार करें और भारत में इसे निर्यात करें, ठीक है। तो अब देखो भारत के साथ क्या हुआ, ये हो गया हमारा भारत। तो अब भारत के लोगों ने क्या किया, निर्यात करना शुरू किया। किसका निर्यात शुरू किया उन्होंने, कपास का निर्यात। क्योंकि भारत के लोग ब्रिटेन के द्वारा जो कपड़ा बनाया जा रहा था उसके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे थे। भारत के लोग ब्रिटेन द्वारा जो कपड़ा भारत में निर्यात किया जा रहा था उसके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने, यहाँ पे हम लिख देंगे निर्यात क्यों करने लगे, वो प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि आप ही सोचो, एक मशीन से कपड़ा बनना और हाथ से कपड़ा बनने में कितना अंतर होता है। तो भारत ने निर्यात शुरू किया, उन्होंने कपास का निर्यात किया और तैयार कपड़े का आयात किया। तो अब बताओ भारत को नुकसान कहाँ हुआ, जो भी व्यक्ति कपड़ा बुनने में लगे हुए थे, जो भी हमारे यहाँ पे सूती मिल वगैरह ये थी, वह सब क्या हो गई, बंद हो गई। बंद होने के कारण लोग कैसे हो गए, बेरोजगार हो गए। लोगों का रोजगार बंद हो गया तो वो क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे ना। तो जहां वो काम कर रहे थे, जो कुटीर उद्योग चला रहे थे, जैसे वो हाथों की कारीगरी से काम करते थे, रोजगार कमाते थे, वो रोजगार उनसे छीन गया और वो धीरे धीरे बेरोजगार हो गए। अब
क्या हुआ कि जब देश किसी वस्तु को बना रहा है, जब देश किसी वस्तु को बना रहा था तो देश के लोगों की वो पूर्ति कर रहा था। ठीक, अब देश में वस्तुएं बनना कम हो गई या बंद हो गई, लेकिन उसकी मांग थोड़ी ना कम होगी, तो उसकी मांग क्या हुई, बढ़ने लगी। अब उसकी मांग को पूरा करने के लिए हम बड़े पैमाने पर आयात करने लगे। तो इस तरीके से हमारे देश की जो औद्योगिक क्षेत्र है वो अस्त व्यस्त हो गए थे अंग्रेजों की इस नीति के कारण। तो आया आपको समझ में? आगे भी यही लिखा है इस चैप्टर में कि औद्योगिक क्षेत्र हस्तकला से ही प्रभावित हुआ। औद्योगिक क्षेत्र में जो भी परिवर्तन आया, उद्योगों की जो स्थापना हुई या जो उद्योग बंद हुए, वो सब हस्तकला के आधार पर ही हुए कि हस्तकला को देखकर ही उद्योगों ने अंग्रेजों ने अपनी नीतियां बनाई। ठीक है, तो हस्तकला आपको अच्छे से समझ में आ गया। एक बार फिर मैं बता देती हूँ, हस्तकला का अर्थ होता है हाथों की कारीगरी से बनाई गई वस्तु। ठीक है, इसकी नजर ब्रिटेन पर पड़ी कि कैसे भारत चीजों को बना रहा है और विश्व में फेमस हो रहा है। तो उसने देखा कि भारत के लोगों में बहुत टैलेंट है। ठीक है, तो इसको ही समाप्त किया जाए। तो सबसे पहले ब्रिटेन की नजर भारत के कपास पर पड़ी, तो उन्होंने कपास का आयात करना शुरू किया भारत से। फिर मशीनों से उसको तैयार किया, उसके कपड़े बने और भारत में निर्यात करना शुरू किया। अब उन्होंने निर्यात किया तो भारत के जो हाथों से निर्मित वस्तु थे, जो बुनकर लोग थे, वह प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए मशीनों से। तो धीरे धीरे हमारे यहाँ पे क्या हुआ कि कपड़ा बुनना बंद हुआ। और इसका एक और कारण भी था, ऐसा नहीं था कि हमने पूर्ण तरीके से बंद कर दिया था। हम जो वस्तु बनाते थे उसका निर्यात करते थे, तो उन्होंने उस पर बड़ी मात्रा में कर लगाना भी शुरू कर दिया ताकि हमारे देश की कोई भी वस्तु बाहर नहीं जा सके, और जाए तो बड़े पैमाने पर हमें कर देना पड़े। तो जितना हमें वस्तु को बनाने में खर्चा नहीं आया, उससे ज्यादा वो कर होता था उनका। तो ऐसी उनकी नीतियां थी कि कुल मिला के भारत को बढ़ने ही नहीं देना। तो क्या हुआ, हम यहाँ पर थे कि ब्रिटेन की नजर कपास पे पड़ी कि भारत में किस चीज से ज्यादा वस्तु बन रही है और हमें कौन सा फायदा हो सकता है। तो उन्होंने कपास आयात किया, फिर उसके कपड़े बनाए। ठीक है, फिर उनको भारत में निर्यात किए, भारत वालों ने आयात किए। तो ऐसे धीरे धीरे भारत के लोग प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए ब्रिटेन की औद्योगिक उद्योग से। उनके आगे भारत के जो अपन बोल सकते हैं कि उनका काम के प्रति जो जुनून था वह धीरे धीरे कमजोर होने लगा। तो इस तरीके से भारत ने फिर निर्यात करना शुरू किया कपास का, तैयार माल का आयात करना शुरू किया। अब जब उन्होंने तैयार माल का आयात करना शुरू किया, क्यों किया? क्योंकि भारत के लोगों की मांग बढ़ रही थी। निर्यात किया तो उससे क्या हुआ, भारत के उद्योग धंधे कम हो गए और यहाँ पर बेरोजगारी, रोजगार जैसी समस्या उत्पन्न हुई। ठीक, फिर अब आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है ना। ये शिल्पकला से हमारा बहुत कुछ क्लियर हो गया है औद्योगिक क्षेत्र। आगे देखो, उस प्रतिष्ठित परंपरा का स्थान ले सकने वाले किसी आधुनिक औद्योगिक आधार की रचना नहीं होने दी। मतलब कि बोला कि ये जो शिल्पकला, हस्त निर्मित जो उद्योग था, हाथों से वस्तुओं को बनाया जा रहा था, तो इसकी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए, इसको निरंतर लागू रखने के लिए किसी भी औद्योगिक आधार की रचना नहीं होने दी अंग्रेजी शासकों ने। भारत के इस विऔद्योगिकरण के पीछे विदेशी शासकों का दोहरा उद्देश्य था। विऔद्योगिकरण का मतलब होता है उद्योगों को गिराना। ठीक है, उद्योगों को गिराना, विऔद्योगिकरण का अर्थ। तो इनके पीछे विदेशी शासकों का दोहरा उद्देश्य था, मतलब कि उनके दो मतलब थे। कौन कौन से? एक तो वे भारत को इंग्लैंड में विकसित हो रहे आधुनिक उद्योगों के लिए कच्चे माल का निर्यातक बनाना चाहते थे। वही अब हमने पढ़ा कि उन्होंने क्यों उद्योगों को आगे नहीं बढ़ने दिया, क्यों हस्त निर्मित उद्योगों की रचना पे, उसकी प्रतिष्ठा पर उन्हें ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनका दोहरा उद्देश्य था कि भारत के उद्योगों को गिराना। भारत के उद्योगों को गिरा दो, जिससे हमारे दो मकसद हो जाएंगे। उन्होंने विऔद्योगिकरण नीति अपनाई। विऔद्योगिकरण नीति का मतलब होता है उद्योगों को गिरा देना, उनके कामों को कम कर देना या उनके कामों को बंद कर देना। तो उसको बंद करना या कम करने का क्या मकसद था? पहला, एक तो वे भारत को इंग्लैंड में विकसित हो रहे आधुनिक उद्योग के लिए कच्चे माल का निर्यातक बनाना चाहते थे कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था सुधरे, हमारे देश में अधिक से अधिक विकास काम हो, तो भारत क्या बने? निर्यातक बने। वह केवल हमें कच्चे माल का निर्यात करे। फिर आगे दूसरा, वे उन उद्योगों के उत्पादन के लिए भारत को एक विशाल बाजार भी बनाना चाहते थे। मतलब कि उनको
अब क्या था कि अपनी तैयार माल को बेचने के लिए बाजार भी चाहिए था, तो उन्होंने बाजार भी किसको बनाया, भारत को बनाया। एक तो वो भारत को निर्यातक बनाना चाहते थे, दूसरा वो भारत को आयातक बनाना चाहते थे। उनको भारत का बाजार भी चाहिए था अपने माल को बेचने के लिए। इस प्रकार उन उद्योगों के प्रसार के सहारे वे अपने देश के लिए अधिकतम लाभ सुनिश्चित करना चाहते थे। ऐसे आर्थिक परिदृश्य में भारतीय शिल्पकलाओं के पतन से जहां एक और भारी स्तर पर बेरोजगारी फैल रही थी, वहीं स्थानीय उत्पाद से वंचित भारतीय बाजारों में मांग का प्रसार भी हो रहा था। ये सब हमने आगे पढ़ा ना कि इस तरीके से भारत जब निर्यात करने लगा तो भारत के लोगों को मांग होने लगी वस्तुओं की। कौन सी वस्तु की, जो वस्तु उनके देश में बनती थी, तो मांग को पूरा करने के लिए भारत आयात करने लगा। ठीक है, देखो आगे लिखा है कि इस मांग को इंग्लैंड से सस्ते निर्मित उत्पादों के लाभपूर्ण आयात द्वारा पूरा किया गया। हमने सब पढ़ा था, बेरोजगारी, रोजगार, सबके बारे में पढ़ा। ठीक है, फिर आगे लिखा, यद्यपि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में कुछ आधुनिक उद्योगों की स्थापना होने लगी थी, किंतु उनकी उन्नति भी बहुत ही धीमी रही। प्रारंभ में तो यह विकास केवल सूती वस्त्र और पटसन उद्योगों को आरंभ करने तक सीमित था। फिर 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत ने जैसे जैसे उद्योगों की स्थापना या उसके विकास की ओर ध्यान दिया, तो उसमें सबसे पहले उन्होंने सूती वस्त्र, क्योंकि सूती वस्त्र ही सबसे ज्यादा अपन देख रहे हैं ना कि कपास का निर्यात हो रहा था बड़े पैमाने पर, वो कपड़े ही बन के आ रहे थे। तो जरूरी नहीं है कि केवल हम कपास का ही निर्यात कर रहे थे, वहां से कपड़ा बन के आ रहा था। हम इसके साथ साथ जो भी फसल की पैदावार हुई थी हमारे यहाँ पे, चाय, कॉफी, गन्ना, वो हमसे गन्ना खरीदते थे, शक्कर बना के देते थे। ठीक है, कपास खरीदते थे, कपड़ा बनाकर देते थे। तो बहुत सारी वस्तुओं का वो निर्यात करते थे। तो उसने बोला कि 19वीं शताब्दी में जब भारत में धीरे धीरे उद्योगों का विकास होने लगा, तो उसमें केवल सूती वस्त्र और पटसन उद्योगों को आरंभ करने तक ही उसने सीमित रखा। अब पटसन क्या होता है? पटसन एक रेशेदार पौधा होता है, जैसे गेहूं की बोरी होती है ना, डोरिया वगैरह होती है, ये सब पटसन की बनी होती है। फिर आगे लिखा इसने कि सूती कपड़ा मिलें प्राय भारतीय उद्यमों द्वारा ही लगाई गई थी, और ये देश के पश्चिमी क्षेत्रों, जो आज महाराष्ट्र और गुजरात में ही स्थित है। पटसन उद्योग की स्थापना का श्रेय विदेशियों को दिया जा सकता है। यह उद्योग केवल बंगाल प्रांत तक ही सीमित रहा। फिर इसके बाद 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में लोहा और इस्पात उद्योगों का विकास प्रारंभ हुआ। टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना, टिस्को है ना, टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में हुई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सीमेंट, कागज आदि के कुछ कारखाने भी स्थापित हुए। मतलब कुल मिलाके सबसे पहले हम हस्तकला को लेकर अपनी बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं और उसके फायदे नुकसान सभी बता सकते हैं। फिर हम बता सकते हैं कि 19वीं शताब्दी में उद्योगों की स्थापना हुई, जिसमें सूती उद्योग, पटसन पर ध्यान दिया गया, लेकिन उसका विकास नहीं हुआ। फिर 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में लोहा इस्पात उद्योग का विकास हुआ। टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में हुई। ऐसे उद्योगों को लेकर बहुत सारी चीजों पर ध्यान दिया गया, लेकिन विकास नहीं हुआ। फिर दूसरे विश्व युद्ध के बाद चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, कागज आदि के कारखाने यहाँ पर स्थापित हुए। याद रखना, हमसे पूछ सकता है, कौन सी बात पूछ सकता है, यहाँ से हमारे ऑब्जेक्टिव भी बन सकते हैं कि भारत में 19वीं शताब्दी में कौन से उद्योगों की स्थापना हुई, तो सूती और आप लिख सकते हो पटसन उद्योग। और 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में लोहा इस्पात उद्योग का विकास आरंभ हुआ। ऐसे हमारे ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। फिर पूछ सकता है द्वितीय या दूसरे विश्व युद्ध के बाद चीनी, सीमेंट, कागज आदि के कारखाने खुले। फिर आगे देखो, इन सब के कारखाने खुले, किंतु भारत में भावी औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करने हेतु पूंजीगत उद्योगों का प्राय अभाव ही बना रहा। अब उद्योग तो खुल गए, ठीक है, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उद्योग खुल गए, लेकिन इन उद्योगों के विकास के लिए पूंजीगत उद्योग का अभाव था, प्राय अभाव ही बना रहा, मतलब ज्यादातर अभाव या कमी ही थी। अब यहां समझो पूंजीगत उद्योग क्या होता है, क्योंकि अब आगे की स्टोरी पूंजीगत उद्योग से क्लियर होगी। जैसे हस्तशिल्प से हुई है, वैसे पूंजीगत उद्योग से होगी। तो पूंजीगत उद्योग एक ऐसे उद्योग होते हैं, ऐसे उद्योग जिनसे
दूसरी वस्तु का निर्माण हो सके। पूंजीगत उद्योग एक ऐसे वस्तु होते हैं या पूंजीगत उद्योग के अंतर्गत ऐसी वस्तुएं बनाई जाती है। पूंजीगत उद्योग के अंदर ऐसी वस्तुएं बनाई जाती है जिससे दूसरी वस्तु का निर्माण हो सके। या फिर आप इसको और कुछ किस तरीके से लिख सकते हो, पूंजीगत उद्योग को हम और भी इस तरीके से लिख सकते हैं, इसमें एक वस्तु से दूसरी वस्तु का अंतिम निर्माण हो सकता है। अंतिम निर्माण, ठीक है, अंतिम निर्माण हो सकता है। बिना एग्जाम्पल के तो आपको समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है, तो एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ ऐसा लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। जैसे कि हम यहाँ पर बोल सकते हैं, पहले लाइन समझ में आ गई, पूंजीगत उद्योग क्या है, इसमें एक वस्तु से दूसरी वस्तु का अंतिम निर्माण हो सकता है, या पूंजीगत उद्योग के अंतर्गत ऐसी वस्तु का निर्माण किया जा सकता है जिससे दूसरी वस्तु का प्रयोग, दूसरी वस्तु में वो प्रयोग आ जाए। जैसे कि पैकेजिंग उद्योग ले ले, सबसे सरल पैकेजिंग उद्योग। अब पैकेजिंग उद्योग के अंतर्गत वस्तु को पैक करने के लिए बॉक्स वगैरह बनते हैं। अब अगर बॉक्स बने हैं तो इसमें वस्तुओं को हम पैक कर देंगे, वस्तु को हम पैक कर देंगे, ठीक है। तो आया आपको समझ में कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु का निर्माण हो। जैसे ये पैकेजिंग उद्योग था, इसमें बॉक्स बना, एक वस्तु का निर्माण हुआ तो इससे दूसरी वस्तु का अंतिम निर्माण हो सके, वस्तु को हम पैक कर सके। या फिर आप इसमें मशीन उद्योग को ले सकते हो, ठीक है, मशीन, जैसे कि हम लिख सकते हैं मशीन उद्योग नहीं, सॉरी, हम इसमें लिख सकते हैं कि सिलाई मशीन बनाई जा सके। तो सिलाई मशीन बनी है तो उससे कपड़ा बना। ऐसी अनेक चीजें, खनन उद्योग की चीजें, औजारें वगैरह, ये सब जिससे हम खनन काम कर सके। तो कुल मिला के पूंजीगत उद्योग के अंतर्गत वह वस्तुएं तैयार की जाती थी जिन वस्तुओं से दूसरी वस्तुओं का अंतिम उपयोग या अंतिम निर्माण हो सके। सिलाई मशीन से कपड़ा बना, ठीक है। पैकेजिंग उद्योग से क्या हुआ, बॉक्स बने जिससे वस्तुओं को पैक किया गया। माल को आयात निर्यात करने के लिए हमें बॉक्स भी तो लगते थे, ठीक है। फिर अब एक और बोल सकते हैं इसके अंदर जो अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने अभी, कोई कमेंट करके बताएगा कि एक और एग्जाम्पल मैंने आपको क्या दिया था। अभी तो दिया था जस्ट, हमने खनन उद्योग के लिए जो औजार बनते हैं वो बताया था। आप भी याद रखो थोड़ा बहुत तो, ठीक है। फिर आगे देखो, लिखा है पूंजीगत उद्योग वे उद्योग होते हैं, जो हमने समझ लिया वही इसने क्या बताया है, जो तात्कालीन उपभोग में काम आने वाली वस्तुओं के उत्पादन के लिए मशीनों और कलपुर्जों का निर्माण करते हैं। यत्र तत्र जैसे तैसे कुछ कारखानों की स्थापना से देश की पारंपरिक शिल्पकला आधारित निर्माणशालाओं के पतन की भरपाई नहीं हो पाई। कितना भी कुछ कर लिया लेकिन देश के जो शिल्पकला थे, जो हस्त निर्मित उद्योग थे, उनको पुनः स्थापित ही नहीं किए जा रहे थे। बहुत ही समस्या आ रही थी, क्योंकि जिससे हमें प्रसिद्धि मिली सबसे पहले अटैक ही उस पर किया गया। यही नहीं, नव औद्योगिक क्षेत्र की समृद्धि दर बहुत ही कम थी। नव औद्योगिक मतलब नए नए उद्योग जो थे उनसे हमें राष्ट्रीय आय प्राप्त ही नहीं हो रही थी, न के बराबर हो रही थी। और सकल घरेलू उत्पाद या सकल वर्धित मूल्य, इसका योगदान भी बहुत कम रहा। सकल घरेलू उत्पाद जिसे हम क्या बोलते हैं बताते हैं, इसे हम जीडीपी बोलते हैं। इसका मतलब होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस का मतलब हो जाता है सकल, डोमेस्टिक मतलब हो जाता है घरेलू, और प्रोडक्ट मतलब क्या हो जाता है उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद का मतलब होता है एक निश्चित समयावधि, एक निश्चित समयावधि के अंदर, एक निश्चित समयावधि, एक निश्चित समय के अंदर देश वस्तुओं और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य प्राप्त करता है, मौद्रिक मूल्य प्राप्त करता है या मौद्रिक मूल्य प्राप्त होता है, उसे हम क्या बोलते हैं जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब देश की जो आय है, सकल घरेलू उत्पाद, एक निश्चित समयावधि में देश को वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से जो मौद्रिक मूल्य प्राप्त होता है उसे हम सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी कहते हैं। तो ये भी हमारे यहाँ पर कैसा था,
बहुत कम था, यहाँ पे लिखा है बहुत कम था। फिर आगे है, इस नए उत्पादन क्षेत्र की एक अन्य महत्वपूर्ण कमी यह थी कि इसमें सार्वजनिक क्षेत्र का कार्यक्षेत्र भी बहुत कम रहा। मतलब कि सरकार का योगदान इसमें कम रहा। वास्तव में ये क्षेत्र प्राय रेलों, विद्युत उत्पादन, संचार, बंदरगाह और कुछ विभागीय उपक्रमों तक ही सीमित थे। अब ये जो रेल, विद्युत उत्पादन, संचार, बंदरगाह, ये विभागीय उपक्रम जो भी बने थे, ये सब ब्रिटिश शासकों के फायदे के लिए ही बने थे, माल को लाने ले जाने के लिए। मतलब उन्होंने रेल लाइन, हम बोलते हैं ना कि अंग्रेजों ने रेल की शुरुआत की है, ठीक है, तो इसमें उनका ही फायदा था। उन्होंने इतने रास्ते बना दिए थे कि भारत की हर गली में, बोला जाए तो हर क्षेत्र में, हर कस्बे में ब्रिटिश शासकों का या विदेशी मालों का आयात होने लगा था। मतलब कि उनकी हर एक जगह पहुंच होने लगी थी। ठीक है, तो यहाँ हमारा औद्योगिक क्षेत्र पूरा हो जाता है। अब अगर जो भी डाउट है तो मैं आपको हमेशा कहती हूँ, आप उसको पूछो, तब जाके हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।